गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे IPR 311। तो आज हमारे सभी बच्चों को हमने पहले टॉपिक जो पढ़ा था नेक्स्ट उससे पहले PTB एंड FR एक्ट 2001 में, ठीक है। तो वही हमारा कंटिन्यू चल रहा है। इसमें हमने पढ़ चुके थे कि इसके फंक्शन क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, ठीक है, और इसमें वैरायटी, एक्सटेंड वैरायटी, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे क्या है कि प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। प्लांट वैरायटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले हमारा चरण है रिसेप्शन। रिसेप्शन का मतलब कि सबसे पहले हम उस चीज़ों को अपने पास एकत्र करते हैं, उसे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद उसे हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन नंबर देते हैं। उसको एप्लीकेशन नंबर देते हैं किसके, प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन के तहत एक एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट भरते हैं, जैसे में कि वो सारी बातें उसमें रखी जाती हैं कि ये इस प्रकार से हमारे लिए बेस्ट है। तो वो सारी चीज़ें इसमें एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन ट्रांसफर टू कंसर्न रजिस्ट्रार। उसके बाद ये इतनी सारी तैयारी करने के बाद हम किसको ट्रांसफर कर देते हैं, रजिस्ट्रार को। जो रजिस्ट्रार होता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं अपने फॉर्म को। वो क्या करता है, उसको एग्जाम करता है, उसको देखता है कि इसमें क्या सही है क्या, मतलब उसको 7 डे से पहले उसको एक अपना व्यू दे देता है, मतलब कि 7 डे पहले के बाद। उसके बाद क्या करता है, वो अलॉटमेंट करता है। जब वो उसका एग्जामिनेशन हो जाता है, मतलब वो सारा चेक कर लेता है फॉर्म को, उसके बाद इसको अलॉटमेंट किया जाता है और रजिस्ट्रेशन नंबर का। उसके बाद क्या करते हैं, डिस्पैच ऑफ सीड टू DOS सेंटर, और उसको डिस्पैच करके कहाँ भेज देते हैं, इसको DOS सेंटर में भेज देते हैं। मतलब कि डिस्पैच ऑफ सीड सेंटर को जब हम भेज देते हैं, उसके बाद डिस्पैच सेंटर को हम जो सीड जब भेजते हैं, तब वो क्या करता है कि उस सीड को टेस्टिंग करता है, मतलब कि उसको चेक करता है, जांच करता है उसकी। जब टेस्ट वो हो जाता है, टेस्ट के बाद क्या करता है वो EDV, मतलब कि इसेंशियल ड्राइव्ड वैरायटी, जो अनिवार्य रूप से उत्पन्न किस्म होती है, उसको एक निर्धारित नाम दे देता है। और उसके बाद फिर उन सारे जो भी प्रक्रिया हमने यहाँ से स्टार्ट की थी, उनका हम क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। जब डाटा एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा जाता है कि इसमें क्या क्या पहलुओं को हमने जांच की और उसको एनालाइज किया। उसके बाद प्री ग्रांट अपोजिशन, मतलब कि पहले, मतलब कि ग्रोथ जो हम अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें लास्ट में जाके हम प्री ग्रांट अपोजिशन हम उसको देखते हैं कि दूसरे से कि इसका मैच तो नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, एक ये प्रोटेक्शन रजिस्टर है, मतलब कि ये प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस प्रकार से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये ग्राफ तैयार करके याद रखना है कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कौन कौन से चरणों के माध्यम से किया जाता है। तो सबसे पहले रिसेप्शन हो गया, फिर PUPV एप्लीकेशन नंबर आएगा, फिर एक्नॉलेजमेंट, हम सारी एक्नॉलेजमेंट सारी जानकारी इसमें फिल कर देते हैं। फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर कर देते हैं किसके पास, रजिस्ट्रार के पास कर देते हैं। रजिस्ट्रार क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद अलॉटमेंट करता है, फिर डिस्पैच कर देता है, फिर टेस्टिंग के लिए भेज देता है। फिर टेस्टिंग करने के बाद एक EDV बना देता है वैरायटी में, और उसके बाद उसका डाटा एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद प्री ग्रांट अपोजिशन का स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा क्या रह जाता है, प्री ग्रांट अपोजिशन। ओके, तो ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम हु कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लांट वैरायटी, मतलब कि पौधों की किस्म के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है यार, कौन आवेदन कर सकता है।
तो अब मान लीजिए कि हु कैन अप्लाई, हु कैन अप्लाई फॉर the registration of a plant variety तो कहने का मतलब कि पौधों की किस्म के पंजीकरण के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो कौन व्यक्ति आवेदन कर सकता है। तो इसके पहला जो हमारा स्टेप है कि कोई भी व्यक्ति जो प्रजनक होने का दावा करता है, मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो किस्म जो उत्पादन कर सकता है, वो दावा कर सकता है कि हम अपना ब्रीडर मतलब हम कार्य कर सकते हैं। जैसे ही कोई जो ब्रीडर है, विभिन्न प्रकार के ब्रीडर उत्तराधिकारी होते हैं कि भाई हम सीड है, कोई इंसेक्टिसाइड, मतलब कि हर व्यक्ति हर अपने क्षेत्र में अपना उत्तराधिकार या अधिकार प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो वो सारे दावा कर सकते हैं इसमें। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे विभिन्न साइंटिस्ट, हर डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी एक नई खोज के लिए तत्पर रहते हैं। वो अपनी एक नई वैरायटी खोज करने के लिए एक दावेदार होते हैं, तो वो भी अपना एक दावे उस पर कर सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारे कोई भी व्यक्ति उस समुदाय में हो गया, किसान फार्मर हो गया, वो भी चाहता है कि मैं एक नई वैरायटी तैयार करूं, तो वो भी कर सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हम दावा कर सकते हैं। ओके, अब बात आ जाती है प्लांट ब्रीडर राइट। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट ब्रीडर राइट, मतलब कि पौध प्रजनक अधिकार। अब प्लांट ब्रीडर राइट्स, तो सबसे पहले बात आ जाती है कि प्लांट ब्रीडर राइट्स का इसको लागू किया गया था। ठीक, तो प्लांट ब्रीडर राइट जो था सर्वप्रथम पहली बार 1987 में इसको स्थापित किया गया था। और उसके बाद ये किसके तहत, प्लांट वैरायटी PVRA, मतलब कि PVR एक्ट। तो इसको कह सकते हैं हम प्लांट वैरायटी राइट एक्ट 1987। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कब उसको स्थापित किया गया था, 1987 में। उसके बाद वर्तमान में प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट 1994 में क्या किया गया था, सफल बनाया गया था। 87 की बात होगी, 1987 में इसको सफल कब बनाया गया था, सफल बनाया गया था ये 94 में। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा सफल हुआ था 1984 में। ये आपको याद रखना है, बस ये 90 से स्थापित हुआ था, 94 में सफल हुआ था। ठीक है, जो हमारी किस्मों को एक IPR मतलब कि IPR के तहत संरक्षण प्रदान करता है, यह अधिकार प्रदान करता है। ओके, तो ये तो बात हमारी होगी प्लांट ब्रीडर की। अब इसके एडवांटेज की बात आ जाती है, तो सबसे पहले इसका एडवांटेज बात कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट्स। ओके, अब प्लांट ब्रीडर राइट्स के जो लाभ है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हम बात करते हैं।
ठीक है। तो प्लांट वैरायटी के राइट्स जो है एडवांटेज, अब बात करते हैं हम उनकी। तो पहला हमारा एडवांटेज है ब्रीडर गेट बेनिफिट ऑफ द वैरायटी, मतलब कि जो प्रजनक है वो नई वैरायटी, जो प्रजनक है वो अपनी नई वैरायटी से अधिक लाभ ले सकता है। ठीक है। हेल्प द फास्टर डेवलपमेंट सीड इंडस्ट्री, और वो अपनी तेजी से हमारे औद्योगिक में विकास करता है। ठीक है। प्रतिस्पर्धा को के कारण गुणवत्ता में सुधार लाता है। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे लाभ हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें है लीड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी बिकॉज ऑफ कंपटीशन, यूजफुल रिक्वायरमेंट, गुड मटेरियल ऑन पेमेंट बेसिस, अच्छा पेमेंट देकर हम अच्छा मटेरियल खरीद सकते हैं। हेल्प इनरिचमेंट ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, और अनुवांशिकता के आधार पर हम उनको पुनर्निर्माण कर सकते हैं या उनका विकास कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक, मतलब आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी क्या है, ये एडवांटेज होगी कि हमको बेस्ट क्वालिटी इसमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज की। ये एडवांटेज हो गए, अब डिसएडवांटेज। तो यहां पे हम डिसएडवांटेज अब डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्या है कि एकाधिकार मतलब मोनोपोली, एकाधिकार को बढ़ावा देता है। क्या देता है? एकाधिकार को बढ़ावा देता है। तो आपको याद होना चाहिए कि ये मोनोपोली है, मतलब कि ये मोनोपोली है। ठीक। एकाधिकार को ये बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट हमारा है अनहेल्दी प्रैक्टिस, और ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये सुरक्षा, मतलब कि सुरक्षा प्रदान नहीं करता, मतलब अस्वास्थ्य कारक उठाता है। दूसरा इंक्रीज प्राइस, इसका प्राइस भी हाई होता है क्योंकि इसे हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो इसका प्राइस भी हाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी, और इसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी अनुवांशिकता भी कम होती है। परचेज फ्रेश सीड एवरी ईयर, और इसका मतलब लास्ट पॉइंट हमारा है कि हमें ये ब्रीडर सीड प्रत्येक वर्ष खरीदना पड़ता है, कंपलसरी हो जाता है, तो इसलिए हमें ये बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। ठीक। तो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ डिसएडवांटेज की। अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है कि फिलिंग एप्लीकेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, मतलब कि सबसे पहले हम जो रजिस्ट्रेशन कराते तो जो फॉर्म हमको मिलता है उसको हमें फिल करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या हुआ, फिलिंग ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोसेस फीस अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। जैसे कि हम अपना एक एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं, वही सारी प्रक्रिया इसमें भी हमारी लागू होती है। ठीक। तो हम क्या करते हैं, फीस भी देनी पड़ती है। उसके बाद और ये हमारे जो यूएसए मतलब कि अमेरिका में उसका $3000 है, परंतु $300, परंतु हमारे इंडिया में ये इतना नहीं। तो इसमें डिफरेंस होने का ये हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली होती है, परंतु तो ये सारी चीजें अब हमारे जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो अपने देश में और विदेश में डिफरेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, उसके बाद उसकी फीस जमा की, और जो फीस भी हमारी डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट होती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द एक्सपर्ट, और जो फॉर्म होता है वो एक्सपर्ट के पास पहुंच जाता है। इशू ऑफ द प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट, उसके बाद वो प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट को इशू कर देता है, जो हमारे लिए हमारे
प्लांट ब्रीडर के लिए जरूरत होती है। नॉर्मली द रजिस्ट्रेशन टेक अबाउट 2.5 ईयर, मतलब कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कितना समय ले लेता है, 2.5 ईयर, 2.5 साल। नॉर्मली द रजिस्ट्रेशन टेक अबाउट 2.5 ईयर, मोस्ट द स्पीशीज टेक, मतलब कि ये 2.5 साल के लिए दिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं हम ड्यूरेशन की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ PVR। अब बात हो जाती है तो पेड़ों और बेलों के लिए, और बेल के लिए, बेलों वाली किस्म होती है, उनको हम 9 मतलब कि 9 साल, शुरू में 2-15 ईयर, ओके, 18 ईयर्स, ओके, मोर देन 18 ईयर्स दी जाती है पेड़ों के लिए, 9 और 18 बेलों के लिए। ठीक, तो ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सटेंट वैरायटी के लिए 15 ईयर, एक्सटेंट वैरायटी के लिए 6 to 15 ईयर, और अदर के लिए 6 to 15 ईयर। तो ये सेम रहेगा। ओके, तो यहां तक हमारी ये बात हो गई कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, ये तो ड्यूरेशन की बात हो गई। अब बात हम करते हैं ब्रीडर एग्जम्पशन, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फार्मर एग्जम्पशन। अब इन दोनों में बात हो जाती है हमारी कि ब्रीडर कौन होता है, जो प्रजनक को छूट दी जाती है और फार्मर को छूट दी जाती है। तो अब हम प्रजनक, जो ब्रीडर होता है, तो ये क्या होता है, हमारा एकाधिकार होता है, या अनुसंधान अधिकार भी कह सकते हैं इसको। इसमें हमें एकाधिकार मिलता है जो ब्रीडर होता है, या अनुसंधान अधिकार, जो किसी यूनिवर्सिटी के तहत या किसी संस्था के तहत अपनी वैरायटी की खोज करता है, तो इसमें ब्रीडर एग्जम्पशन छूट, मतलब इसमें छूट दी जाती है। उसके बाद फार्मर को हम एक विशेषाधिकार कहते हैं, प्लांट विशेषाधिकार, मतलब कि पौधे विशेषाधिकार इसमें दिया जाता है कि ये, जैसे कि मान लीजिए इसमें दिया हुआ है, इट्स कॉल्ड फार्मर राइट या फार्मर प्रिविलेंस। ठीक है, इसको फार्मर प्रिविलेंस कहते हैं। और इसमें हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड रिसर्चर एग्जम्पशन या ब्रीडर प्रिविलेंस। ओके, एकाधिकार। तो ये हमारे इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए कि इसमें हमने बताया इसको क्या कहते हैं हम, ब्रीडर प्रिविलेंस। ठीक, तो हमको आपको इतना मैंने लिख दिया है उसमें, और टिक भी लगा दिए, तो आपको उसमें देख लेना है। अब बात आ जाती है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट प्रोवाइडेड to the breeder
ऑफ अ न्यू वैरायटी। अब इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं, 5 पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमारा रजिस्टर्ड फॉर कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, रजिस्टर्ड फॉर कॉमर्शियल सीड प्रोडक्शन, मतलब कि राइट फॉर सीड प्रोडक्शन। तो इसमें इसका उत्पादन करने का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है राइट टू मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है राइट ऑथराइज, राइट ऑफ ऑथराइजेशन। 5 पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, right to prevent infringement, उल्लंघन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें अधिकार दिए जाते हैं किसको, ब्रीडर को न्यू वैरायटी के लिए। ओके, तो ये आपको याद होनी चाहिए सारे। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज यही विराम करते हैं। थैंक यू।